हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को टेक्स्ट बुक पर आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, हम सभी को पता है 2025 की यूपीएससी सीएपीएफ की वैकेंसीज आ चुकी हैं। सीएपीएफ का मतलब क्या है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये सारी वैकेंसीज आती हैं और साथ में भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे कि बीएसएफ हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी जिसको सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं, या फिर आईटीबीपी जिसको इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस बोलते हैं। इन सभी में इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले यह आता है कि सिलेबस क्या है, क्या हम इसे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, कितना टाइम बचा हुआ है। यह सब कुछ इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। यह पेपर भी 2025 में आप निकाल सकते हो अगर आप तरीके से चलो तो। अब सबसे बड़ी बात तो अपने जहन में हम यह बैठा लेते हैं कि यह एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है। यह कोई वो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के एग्जाम नहीं है जो कि एसएससी कंडक्ट कराता है। अब यूपीएससी अगर कंडक्ट करा रहा है, दैट मींस कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होगा। यहां पर प्री और मेंस दोनों का ही कंपाइलेशन होगा। अब किस तरीके से पेपर होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, यह सारी चीजें आपको बता रहा हूं और साथ में यह भी बता रहा हूं क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो बहुत ध्यान से इस सेशन में मेरे साथ आप बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो देख लेते हैं कितनी टोटल वैकेंसी है। तो टोटल 357 वैकेंसीज हैं। इसको आप कम ना समझो, आप ऐसे समझ लो कि हर साल जो यूपीएससी की मेन एग्जाम की वैकेंसी निकलती है, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस निकलते हैं, उसमें भी 800 या 900 वैकेंसीज मैक्सिमम रहती हैं। तो आप ये समझ लो यहां पर आर्म्ड फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की असिस्टेंट कमांडेंट की अगर पोस्ट निकली हुई है तो ये भी गेस्टेड पोस्ट है और उस हिसाब से 350 पोस्ट उसकी आधी है, मतलब सही है। इसमें बीएसएफ की 24 है, सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट है 204, सीआईएसएफ में 92 पोस्ट है। सीआरपीएफ जो होती है वो आपकी बॉर्डर के आसपास जितने भी रिजर्व एरियाज होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर वैली रीजन हो गया, या फिर आसाम वैली रीजन हो गया, अरुणाचल प्रदेश वैली रीजन हो गया, वहां पर सीआईएसएफ, वहां पर सीआरपीएफ डिप्लॉय करी जाती है। जो सीआईएसएफ होती है यह आपकी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होती है, जैसे कि आपकी मेट्रो की सिक्योरिटी हो गई या फिर आपका एयरपोर्ट की सिक्योरिटी हो गई, वहां पर आपको सीआईएसएफ मिलती है। आईटीबीपी में 4 वैकेंसीज हैं केवल और एसएसबी में 33 वैकेंसीज हैं। आगे चीजों को समझते हैं। यहां पर मैंने आपको सीधे सीधे दिखा दिया है कि टोटल कितने सेंटर्स होंगे। तो यूपीएससी ने टोटल 47 सेंटर्स रखे हुए हैं। आप एक बार इसे पूरा देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन पूरा कमेंट सेक्शन में रहेगा, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन जब आप पूरा देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 6 में दिए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 47 सेंटर्स की वजह से आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपको सेंटर मिल ही जाएगा। ये 47 सेंटर्स सारे स्टेट्स और यूटीज की लोकेशन को देखकर ही रखे गए हैं। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस पे आने से पहले, पैटर्न पर आने से पहले ये समझ लेते हैं हम एलिजिबल हैं भी या नहीं है। वैकेंसी आपको पता लग गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, लेकिन आप तभी एलिजिबल हैं जब आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में हो। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है भाई कि इस डेट से पहले या उस डेट से पहले। तो मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूं, नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया है, आपको ध्यान रखना है 2 अगस्त 2000 से पहले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2000 है या इसके बाद है तो आप एलिजिबल है, और 1 अगस्त 2005 से पहले होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो 2 अगस्त 2000 के बाद और 1 अगस्त 2005 से पहले, इसके बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो आप एलिजिबल हैं, सीधी सी बात है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। दूसरी एक और चीज, बहुत अच्छी एलिजिबिलिटी मुझे यह लगी कि आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए, और ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से भारत की हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप इस पेपर को के लिए एलिजिबल हैं और इसको आगे चल के क्वालिफाई भी कर सकते हैं। आगे अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग पर हम आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। नोटिफिकेशन में एनेक्चर 1 में सारी चीजें दी हुई हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आप एलिजिबल कब होंगे, ठीक है, 20 से 25 के बीच में। अब यहां पर देखिए जो रिटन एग्जाम की डेट है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे सीधे यहां पर रिटन एग्जाम की डेट मिल चुकी है। मतलब आपका जो एग्जाम होगा ये 3 अगस्त 2025 को एग्जाम होगा। आज अभी मार्च चल रहा है, मार्च का पहला सप्ताह निकल चुका है, इसलिए हम मार्च को चलो हटा ही देते हैं। हमारे पास टाइम कितना बचा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बचे हुए हैं। मतलब ओवरऑल 120 दिन बचे हुए हैं। अब इन 120 दिन में पेपर हमें निकालना है, यह आप सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
दूसरी चीज, अब ये जो आपका 3 अगस्त को पेपर होगा, ये भी 2 शिफ्टों में पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा वो पहली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 होगा। जो आपका पेपर 1 होगा ये सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद जो आपका पेपर सेकंड होगा वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, ये पेपर सेकंड है, ये दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, पेपर 1 भले ही 2 घंटे का है, लेकिन इसमें जो मार्क्स होंगे 250 मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर है। लेकिन पेपर सेकंड भले ही ज्यादा देर का है, लेकिन ये 200 मार्क्स का होगा। जो पेपर 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें भी आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अभी मैं उस पर आऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लें, पेपर 1 जो है ये सुबह 10 से 12 बजे तक 250 नंबर मैक्सिमम मार्क्स का होगा। एक और चीज यहां पर क्लियर दी हुई है, पेपर आपको सिर्फ 2 ही भाषाओं में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो आपको पंजाबी भाषा में मिलेगा, या आप आसाम से बिलोंग कर रहे हैं आपको लग रहा है आसामी भाषा में मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर क्लियरली बता दिया यूपीएससी ने, पेपर इंग्लिश या फिर हिंदी, इन्हीं 2 लैंग्वेज में रहेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, पेपर ये आपका ऑफलाइन होगा, सेम जैसे आपका हर साल यूपीएससी का पेपर होता है उसी तरीके से ये भी ओएमआर शीट पर ही पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, सीबीटी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद जो पेपर सेकंड होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मैक्सिमम 200 मार्क्स का ये होगा। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये भी, इसके लिए भी हिंदी और इंग्लिश ही है केवल आपकी एलिजिबल लैंग्वेज। मतलब जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है वो भी या तो आप हिंदी भाषा में लिखें या इंग्लिश भाषा में लिखें। आप सोच रहे हैं तमिल में लिख देंगे या तेलुगु में लिख देंगे या आसामी में लिख देंगे, मणिपुरी में लिख देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें क्लियरली इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप इसके अलावा किसी दूसरी भाषा में अगर आप लिखते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यहां पर आप क्लियरली पढ़ लीजिए, कैंडिडेट्स शुड एंश्योर दैट पेपर सेकंड दे राइट द आंसर्स ओनली इन मीडियम अलाउड बाई कमीशन। सिर्फ उसी मीडियम में लिखेंगे जिसको कमीशन ने अलाउ किया है। और कमीशन ने किसको अलाउ किया है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को किया है। यहां पर देखिए लिखा है, नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर्स रिटन इन मीडियम अदर देन द वन अलाउड इन पेपर। तो यह बात तो बिल्कुल साफ है, आपको हिंदी और इंग्लिश में रहना है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास दोनों यही ऑप्शन होंगे और सब्जेक्टिव में जो आपको लिखना है वो इन्हीं 2 भाषाओं में लिखना हुआ है। पेपर 1 जो क्वालिफाई करेगा, पेपर सेकंड उसी का चेक होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। आप ये मत समझे कि पेपर 1 और सेकंड एक दिन में हो रहे हैं तो दोनों के मार्क्स आपके जुड़ेंगे और फिर फाइनल मेरिट बनेगी, ऐसा नहीं है। पेपर 1 के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आप वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं पेपर 1 में तो उसी के बाद आपका चेक होगा क्या, पेपर सेकंड। अगर जो लोग पेपर 1 खराब करके आ गए, पेपर सेकंड आप भले ही कितना अच्छा लिख के आए, अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो पेपर सेकंड आपका चेक नहीं होने वाला है। यह बात अपने दिमाग में आप बिठा लें, ठीक है। अब अगर दोनों पेपर आपके चेक हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो जो मेरिट बनेगी वो उसमें दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। बट हां, सेकंड तक पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा, भले ही वो एक दिन में हो रहा है। जब आपके दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका पीटी आ जाएगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी में भी समझा देता हूं आपको चीजें। ये मत सोचिएगा कि अभी सिलेबस नहीं डिस्कस किया, और भी काफी चीजें हैं, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा एक एक करके। फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए समझे, जो मेल है इनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। 165 सेंटीमीटर का मतलब जल्दी समझ नहीं आता, फीट में आपको समझ आता है, मैं जानता हूं। फीट में ये होता है 5.4 फीट। अगर आपकी हाइट 5'4" है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मुझे लगता है लड़कों में आसानी से 5'4" हाइट होती है, मैक्सिमम लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। फीमेल्स में 157 सेंटीमीटर मांगी है, मतलब ये होता है 5'1" फीट। तो 5'1" अगर लड़कियों में है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके बाद चेस्ट जो है, ये नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंशन ही रखा गया है लड़कों के लिए, 81 से 86, और महिलाओं में नॉट एलिजिबल है। 100 मीटर की इसमें रेस होनी है जो कि स्प्रिंट तरीके की है। 16 सेकंड मेल कैंडिडेट को मिलेंगे और महिलाओं को 18 सेकंड मिलेंगे। 800 मीटर की इसके बाद लंबी रेस होनी है जिसके लिए 3 मिनट 45 सेकंड पुरुषों को मिलेंगे और महिलाओं को 4 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे जिसमें 3.5 मीटर का होगा पुरुषों का और महिलाओं का 3 मीटर का होगा। इसके बाद शॉर्ट पुट का मतलब जानते हैं, गोला फेंक, ठीक है। इसमें जो गोला होगा वो करीब 7.2 किलो का होगा। पुरुषों को 4.5 मीटर फेंकना होगा मिनिमम, और महिलाओं के लिए इस पर भी एलिजिबिलिटी नहीं है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में ये तो शॉर्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई कितनी हाइट होनी चाहिए, लॉन्ग जंप क्या होगी, रेस कितनी होगी।
अब आईसाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो यहां पर आप देख लो, पहले वेट का देख लो। पुरुषों का वेट मिनिमम 50 किलो होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं का मिनिमम 46 किलो होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी को समस्या होगी। हमारे देश में ओवरवेट वालों की समस्या ज्यादा है, अंडरवेट वालों की समस्या नहीं। जो आईसाइट का हमारे दिमाग में मेन रहता है, तो आप यहां पे देख लीजिए, आपका जो बेटर आईसाइट विजन यहां पर मांगा गया है, ये 6-6 से लेकर 6-9 तक मांगा गया है, और ये आपका वर्स्ट मांगा गया है 6-12, 6-9 तक। इसके अगर ऊपर वर्स्ट कंडीशन होती है, इसके ऊपर अगर बढ़ता है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब मुझे भी लगता है इसमें अच्छा खासा मार्जिन है, इसके बीच में मैक्सिमम लोग आ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई पीईटी की। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं आगे बढ़ने से पहले, जो कि मैंने इस नोटिफिकेशन से निकाले हैं। मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट को यह पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये आप सभी के दिमाग में आ रही होगी कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग है, यस। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? 0.33, ठीक है, या फिर आप जिसको 1/3 बोल सकते हो। आमतौर पर जैसे एसएससी का पेपर होता है उसमें 1/4 होती है, लेकिन क्योंकि ये गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट के लिए है, यहां पर आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन होंगे उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा भी रखा गया है, आपको 10% का एक्स्ट्रा कोटा मिलेगा, जितने भी हमारे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स वाले होंगे एक्स सर्विसमैन। एग्जाम टाइप मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑफलाइन ही होगा, सेम यूपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है, जो रेगुलर एग्जाम होता है, उसी की तरह ओएमआर शीट पे। लेकिन ओएमआर शीट पे आपको सिर्फ एक ही पेन का यूज करना है, और वो होना चाहिए ब्लैक बॉल पेन। आप नीले, पीले, हरे, लाल किसी पेन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो पंगा वहां पर फंस जाता है, जो लोग नीले पेन से लगा के आ जाते हैं, आपकी ओएमआर ही चेक नहीं होगी, ये क्लियरली नोटिफिकेशन में दिया है। तो आप ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करें ओएमआर शीट में। ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरें, और ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहां पर दे दी है upsconline.gov.in। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं 5 मार्च से, और जो मैक्सिमम इसकी लास्ट डेट है ये है 25 मार्च 2025। 25 मार्च को भी ये मत समझे कि रात में 11:59 तक फॉर्म भरे जाएंगे, नहीं। 25 मार्च को शाम को 6 बजे तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। 6 बजे के बाद कोई भी फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। फॉर्म थोड़ा सा लेंदी है। फॉर्म को पार्ट 1, 2, 3, 4 इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा 25 मार्च तक का वेट ना करें। वैसे भी लास्ट टाइम पे सर्वर हैवी हो जाता है, अभी से इसे भर दें, क्योंकि कोई गलती होगी तो उसके लिए आपको बता दूं, गलती के लिए आपको जैसे 25 मार्च तक फॉर्म भर दिए गए, उसके बाद विंडो क्लोज हो जाएगी, आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे कोई भी नया कैंडिडेट। लेकिन कोई भी अगर आपसे गलती हो गई है तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया गया है। उसके बाद 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का आपको टाइम दिया गया है इसके लिए। आप सभी मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मेंस किस तरीके से होगा, और प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और मेंस में भी कौन कौन से सब्जेक्ट और कैसे ऐसे राइटिंग करना है, और क्या क्या चीजें और भी पूछी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो परेशान मत होइए, अगले 48 घंटे के अंदर वो भी वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे, और एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे आपका मेंस आसानी से निकलेगा। दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, सर इस एग्जाम की तैयारी कहां पे करें? कोचिंग तो कहीं होती ही नहीं है, इस एग्जाम की तो अलग से कोचिंग है ही नहीं। एसएससी की है, यूपीएससी की है, रेलवे की है। तो मैं आपको बताता हूं, टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में आप कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच इसका ले सकते हो। 120 दिन का समय बचा है, वैसे तो मार्च में भी अभी कुछ देर है, लेकिन 120 दिन का मैं मान के चल रहा हूं समय बचा है। आप 100 दिन में अपना पूरा सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करें। इवन आप 100 दिन के लिए भी ना रखें, 90 दिन में आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, और आखिरी के 1 मंथ में आपके मॉक टेस्ट भी होने चाहिए। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको एक बार में पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाए बैच का। तो एक कंप्लीट बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेक्स्ट बुक से पूरा यूपीएससी सीएपीएफ का सिलेबस एंटायर कवर कर सकते हैं, और इस बार का अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत जल्द आ रहा हूं आपके साथ सिलेबस लेकर डिस्कस करने, प्री और मेंस में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है, कहां से प्रीवियस ईयर्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेंस में क्या गलतियां नहीं करनी। इंटरव्यू भी होगा, कितने नंबर का होगा और क्या गलतियां उसमें नहीं करनी है, ये भी अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय। 2024 में स्टैटिक जीके किताब की सफलता और साथ में सैकड़ों सिलेक्शंस के बाद हम 2025 में आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक। जी हां, इस क्वेश्चन बैंक में स्टैटिक जीके के 63 चैप्टर मैंने कवर किए हुए हैं, और जिसमें
4,500 से ज्यादा क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ। हर एक स्टैटिक जीके का टॉपिक और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, एनडीए में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस में कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किन से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना ही नहीं, 2024 निकले सिर्फ 1 महीना हुआ है और ये किताब आपके सामने है। आप यहां पर देख सकते हो कि हमने 2024 तक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ इसमें डाले हैं। केवल पीवाईक्यूज ही नहीं, नए क्वेश्चंस भी रिसर्च के साथ डाले हुए हैं, जिससे कि 2025 में चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर अग्निवीर या एफकेट जैसे एग्जाम, हर एक एग्जाम आसानी से निकल जाएगा इस स्टैटिक जीके किताब की मदद से। आपको इंतजार था, यह इंतजार पूरा हुआ इस क्वेश्चन बैंक के साथ। पहले आपने 81 टॉपिक कवर किए थे थ्योरी और टेबुलर फॉर्मेट में। अब आप इस क्वेश्चन बैंक की मदद से अपनी तैयारी 2025 में और बेहतर कर पाओगे और यह मेरा आपसे वादा है और गारंटी है, 2025 में किसी भी एग्जाम में इस किताब को पढ़ने के बाद स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। पहले की तरह ही मैंने ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में लॉन्च करी हुई है। आज ही आप Amazon से ऑर्डर करके इस किताब को अपने घर मंगा सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा के तैयारी शुरू करिए।